हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना राज डाबला और मेरे यूट्यूब चैनल दादा फतेहबादिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाता हूं जो काफ़ी समय से अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलनों में भाग ले चुके हैं। उनके विचार लेते हैं। कल्याण सिंह जी इस समय मेरे साथ है और कल्याण जी से बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि जो अविश्वास पत्र के बारे में, महंगाई के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में भी कुछ बात करेंगे। जो किसान भाइयों की शहादत हुई है दिल्ली टिकरी बॉर्डर पे, उसके बारे में बात करेंगे। कल्याण जी, राम राम। राम राम जी, नमस्कार। कल्याण जी, राम राम कर दो मेरे सारे दर्शकों को। दादा फतेहबादिया के सभी दर्शकों को मेरी राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कल्याण जी, पहला तो सवाल मेरा आपसे ये है कि जो अभी अविश्वास पत्र घोषित वो हुआ था, वहाँ पर दाखिल हुआ था जो अपना विधानसभा में, उसके बारे में पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि जो विपक्षी दल ये कह रहे थे कि भी सरकार गिरेगी हर हालत में गिरेगी, सभी विधायक इसके पक्ष में है अविश्वास पत्र के, तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया और ना ऐसा कुछ हुआ। बिल्कुल, ये कांग्रेस और बीजेपी है ना, ये एक ही दल है। अब आप देखोगे ना, बीजेपी के अंदर जो विधायक है वो कितने जनता से धोखा करके गए हुए हैं। जैसे अपने फतेहाबाद के चौधरी दूड़ा राम जी भी है, ये विपक्ष में थे। जब इन्हें जनता की आवाज़ उठानी थी तब ये चुपचाप रहे यहाँ और अपनी विधायकी के लिए, आगे के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए बीजेपी के साथ सेटिंग करते रहे। तो जनता का इनसे कोई वास्ता नहीं था। यही जो है विश्वास प्रस्ताव भूपेंद्र सिंह हुड्डा ले, उन्हें पता था उनके पास 30 विधायक है, लेकिन वो ये एक दर्शाने के लिए ले आए और फिर पूरी अपनी तैयारी नहीं करके गए। जब वहाँ बहस विधानसभा के अंदर हुई तो वो ये जवाब नहीं दे पाए, ना किसानों का मुद्दा ठीक तरीके से वहाँ पर रख पाए। कांग्रेस के 30 विधायक, उन्होंने तो अविश्वास पत्र को पक्ष में दिए वोट। नहीं, वोट तो पक्ष में इसीलिए दिए ना कि तीनों पार्टियों ने व्हिप जारी कर दिया, उससे बाहर जा नहीं सकते, और कांग्रेस ले आई थी इसको। कांग्रेस ही अब अपने सत्ता में आने के लिए अपने आप को किसान हितैषी दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन है नहीं किसान हितैषी। 2 विधायक ऐसे जो इसके पक्ष में गए हो अविश्वास पत्र के, वो दोनों विधायक, एक सोमवीर सांगवान जी और एक बलराज कुंडू जी, निर्दलीय विधायक है। पहले सरकार को समर्थन दे रहे थे, लेकिन अब वो किसानों के समर्थन दे रहे। निर्दलीय विधायक तो हरियाणा में 7 है, पर 7 में से 2 ही विधायक जो इस अविश्वास पत्र के पक्ष में गए, इसका क्या कारण है? हाँ, वो इसका कारण तो वो ही बता सकें। 2 विधायक जो है वो इनके किसानों के साथ गए हैं विश्वास प्रस्ताव पर, कांग्रेस के समर्थन में उन्होंने वोट किया। बाकी जो है वो सरकार के साथ है, सरकार के अंदर मलाई खा रहे हैं। कईयों का नंबर 30-30 साल, 32-32 साल बाद में लगा है, कई बड़ी मुश्किल से जीते हैं, तो वो सरकार के साथ मलाई चाट रहे हैं। हाँ, वो कल भी एक निर्दलीय विधायक या जजपा का शायद विधायक है, उसका भाई 1 करोड़ की गाड़ी की कोई चर्चा आ रही है, तो वो सब ये देख रहे हैं। लेकिन हरियाणा विधानसभा के अंदर जो किसानों के हितैषी, अपने आप को जनता के सेवक कहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने वहाँ पूर्ण रूप से किसानों के साथ, जनता के साथ गद्दारी की है। जैसे एक पहले कह रहे थे ना, चौकीदार तो पहले ही चोर हो गया था इसके अंदर। अब की बार जो सेवक थे ना, वो फिर मालिक से गद्दारी कर गए। अच्छा जी। ये कहीं ना कहीं आम आदमी की कमर तोड़ने वाली बात नहीं हुई कि सरकार गिरवा रहे थे पहले तो जो कांग्रेस के हैं, वो फिर सरकार गिरी नहीं, और इससे देखने को ये होगा कि सरकार वही है और जो आंदोलन है वो भी वही है, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ और क्या नुकसान हुआ अविश्वास पत्र का? इसका ना तो मेरे को लगता है आम जनता को कोई फ़ायदा होना था जी, और ना कोई इसका नुकसान हुआ। नुकसान और फ़ायदा जो है वो इन राजनीतिक दलों को कुछ हुआ है कि जो लोग कह रहे थे ना हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, जैसे अपने तीनों विधायक है यहाँ, तीनों दल बदलू विधायक है, इसी मौजूदा पार्टी के नहीं है, किसी भी अपनी पार्टी का दल बदल करके अपने हितों के लिए आए हुए तीनों। किसानों को कह रहे थे कि हम है ना आपके साथ हैं, आपके सेवक हैं, बार बार आओ जी, बैठो, चाय पियो, हम तो आपके बनाए हुए हैं, आपके साथ। ये ज़रूर एक है ना विश्वास प्रस्ताव से जनता को ये ज़रूर पता चला है कि बाहर ये लोग और है, अंदर और लोग हैं। अंदर विधानसभा में बैठकर ये अपना सिर्फ अपने हितों के लिए, कारपोरेट लोगों के हितों के लिए तो बात करते हैं, विधानसभा के अंदर जनता के लिए ये ना कोई बात करते हैं, ना इनका जनता से कोई वास्ता है। ये एक ज़रूर क्लियर हुई है। और मेरा तो आप सरकार के पक्ष में किए हैं या विपक्ष में जो है ये बंदे?
तीनों के तीनों विधायक ये तो सरकार के पक्ष में गए ना, सरकार के पक्ष में गए, ये तो सरकार के पक्ष में ही जाने थे, विश्वास पत्र के विरोध पक्ष में गए। हाँ, क्योंकि ये दोनों दो तो फतेहाबाद और रतिया से तो बीजेपी की विधायक है, एक जनता पार्टी की विधायक है। मेरा कहना ये है तीनों कल्याण सरकार सिंह के जी, समर्थन में अगर अविश्वास पत्र जो है वो फेल हो गया है, ठीक है, जो आम आदमी को इसका नुकसान, भाई ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, भाई इसकी आम आदमी की कमर टूट जाएगी, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसके अविश्वास पत्र के पक्ष में देना है हमें, तो ये बातें सच्ची नहीं निकली है तो झूठी हो गई है फिर सारी बातें। वो है ही झूठी, पूरा का पूरा जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेके आई वो भी झूठा, उसको वो भी पता झूठा था, है। उसको पता था भाई आपके पास 30 है नंबर, आपके पास है नहीं, ठीक है। वो अपने आप को जनता का ज़्यादा हितैषी बताने के लिए लेके आए, और इनको तो पता ही था भाई तुम्हारे पास पूर्ण बहुमत है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। 2007 में ये जो बिल था कृषि कानून, ये बिल था जो ये जो हुड्डा की सरकार है हरियाणा में, इसको हुड्डा की सरकार लेके आई थी, ये बात सही है गलत है? ये बिल तब बिल के रूप में नहीं आए थे, तब अलग था ये, लेकिन एमएसपी पे तो था ना कुछ। नहीं, ये वो एक रिकमेंडेशन हुड्डा के नेतृत्व में मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनी हुई थी चीफ मिनिस्टरों की, तो उसके अंदर इन्होंने ये सुझाव दिया था हुड्डा साहब ने कि मंडियाँ की जाए, एक ही है चाहे बीजेपी और चाहे कांग्रेस हो, चीज़ तो एक ही है, कॉरपोरेटों के लिए लगे हुए हैं दोनों पार्टियां। आज जो है देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी भी कॉरपोरेट घरानों के लिए लगी हुई है, और पहले ये कांग्रेस लगी हुई थी, ये भी कॉरपोरेट घरानों के लिए लगी हुई थी जी। तो चीज़ एक ही है, सत्ता बदल के आगे बस। तो कल्याण सिंह जी, ये महंगाई ने कमर तोड़ रखी है आम आदमी की, इतनी महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है दिन भर? आज सिलेंडर के रेट आज भी बढ़े हैं। महंगाई तो इस तरह ना, राष्ट्रवादी सरकार है जी, और वो राष्ट्रवाद पे ज़्यादा बात करती है। महंगाई की बात करोगे तो पाकिस्तान का मामला कह रहे हैं, पाकिस्तान में टमाटर इतने महंगे हो गए जी, ये हो गए जी, वो हो गए जी, वहाँ से हमारा तेल है ना यहाँ सस्ता है ये बता देंगे दूसरे, लेकिन है आसपास के देशों में सस्ता है। और महंगाई बढ़ने का जनता की जेब से जब ये पैसा निकाल रही है ना सरकारें, और जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता हुआ तो वो पैसा डलना था जनता की जेब में, वो डाला नहीं। अब डीजल का रेट बढ़ेगा तो उससे ना पूरा देश के अंदर जो सप्लाई होती है, गाड़ियां हैं, माल भाड़ा क्या है और है, किसी भी चीज़ का ना एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का सिस्टम है, वो सारा डीजल के ऊपर है जी। तो उससे डीजल बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, उनका रेट बढ़ेगा। आम लोग जो है वो बसों के अंदर या किसी के अंदर परिवहन के अंदर कहीं भी आते जाते हैं, आवागमन करते हैं, तो उसके अंदर है वो किराया भी बढ़ गया। हाँ, किराया बढ़ा, महंगाई सभी चीज़ों में बढ़ेगी ना, रेल, हाँ सभी चीज़ें बढ़ेगी महंगाई। तो आम आदमी ट्रैवल कैसे करेगा? कहाँ कर रहे हैं अब, कई जगह लॉकडाउन लगा दिया, कई जगह पहले और है, कभी कोरोना के नाम पर है, कहीं तो जैसे कि पेपर, हरियाणा में पेपर होते हैं, बड़े बड़े पेपर होते हैं और बड़ी बड़ी संख्या में लोग इधर से उधर जाते हैं। वहाँ साउथ वालों का पेपर होता है वेस्ट में और वेस्ट वालों का साउथ में, तो उसमें दिक्कतें नहीं होती, उसमें किराया भी डबल हो गया, तो उसमें कैसे एडजस्ट करेंगे लोग? देखो इतनी हो रही है, बेरोजगारी पहले ही है ये सरकार है ना, इनको ना तो जनता से कोई वास्ता है जी, ना जनता के जो रोज़मर्रा के रूटीन के जो मुद्दे हैं ओरिजिनल, उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है। ये कॉरपोरेट के तर्ज, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के चंदे से बनी हुई सरकारें होते हैं, तो इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं होता है। अब अगर साउथ हरियाणा वाले हैं ना, वो उधर वेस्ट हरियाणा में पेपर देने के लिए जा रहे हैं, तो सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार को चाहिए रेवेन्यू, जनता के जेब से वो कैसे निकालना है, और परेशान जनता को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान कैसे करना है ताकि इनको पता भी ना लगे। तो इन्हें तो बेरोज़गारी से कोई मतलब नहीं है। एक वो जब ये युवा लड़के हैं पढ़ने वाले, कॉलेज वाले या और, ये जब फॉर्म भरते हैं, किसी चीज़ का अप्लाई करते हैं, तो एक तो उसका पैसे लेती है सरकारें, फिर है ना ये जाने आने के लिए जो ट्रेवल करते हैं तो उसका भाड़ा है, किराया है, वो देते हैं, या अपने पर्सनल गाड़ियां लेके जाते हैं तो उसमें डीजल पेट्रोल डलवाते हैं। किसान आंदोलन जो है कल्याण जी, किसान आंदोलन कौन सी स्टेज पर है अब? किसान आंदोलन जो है ये बड़ी बढ़िया स्टेज पर चल रहा है, जीत की ओर है। जीत की ओर क्या है, मैं तो इसको है ना बिल्कुल जीता हुआ मानता हूँ कि जिस सरकार के पिछले 6 सालों के अंदर कोई खिलाफ बोल नहीं रहा था, लोग इकट्ठे नहीं हो रहे थे, लड़ा रही थी सरकार भाई भाई को, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी किसी नाम पर, वो चीज़ें है ना सब भूल भुला के लोग
एक हो गया, आज एक प्लेटफार्म पे आ गए। और किसान को भी ये लगे है कि मेरा जो मुद्दा है उसके लिए मुझे उठना ही पड़ेगा। उसके लिए ना कोई विपक्ष है ना कोई पक्ष है, क्योंकि उसको किसान और मजदूर उसको आवाज़ अपनी उठानी है। एक तरफ तो 80% लोग हैं जी और एक तरफ है ना 10% लोग हैं। तो उन 10% लोगों के लिए ये 10% जो बचे हुए हैं वो ये कानून लागू कर रहे हैं। तो किसान आंदोलन बड़ा पीक पे है और इसने बड़ा देश को जोड़ने का काम किया है। किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, इनको जोड़ने का काम किया है। सभी सामूहिकता जो है वो इस आंदोलन के अंदर निकल के आई है। पंजाब से चले हुआ ये आंदोलन हरियाणा से होते आप देखोगे राजस्थान से मध्य प्रदेश, अब पश्चिम बंगाल, जगह जगह ये फैल रहा है, उत्तराखंड। तो ये इसके आंदोलन की सफलता मानता हूँ। 2 से 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं अपने जो मंत्री जी को किसान भाई, तो उसका क्या रिजल्ट आया, क्या वो देखने को मिला है? नहीं, उसका वो जब अविश्वास प्रस्ताव आया वो क्लियर हो गया ना, कोई रिजल्ट नहीं है उसका। दिया था जी उससे पहले जब ज्ञापन देने जाते हैं दो आप। हाँ, किसान तो ये कहते हैं हम तो जी आपके साथ हैं जी, हम तो जी आपके साथ हैं। अब परसों में पता चल गया किसानों को कि ये किसी के साथ नहीं है, ये अपनी सत्ता को बचाने के लिए अब जो अपने आप के ही साथ है। बड़े चेहरे हैं फतेहाबाद के, जो बड़े मंत्री हैं, उनमें से कोई कैंडिडेट नहीं बचा किसानों के लायक? ना, नहीं है, कोई पक्ष में नहीं है किसानों के, कोई पक्ष में नहीं है किसानों का। और मेरा तो ये आपके चैनल के माध्यम से किसानों से या जनता से ये अपील है कि अब की बार इन दल बदलू नेताओं, इन पुराने राजनीतिज्ञों जो है ना पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा जी बनाते रहे हैं, इनको छोड़ करके, इनसे दूर हट के जनता को अपना प्रतिनिधि अपने बीच में से चुनना चाहिए। और किसान को, खास तौर पर किसान मजदूर को, जब तक उसका नुमाइंदा विधानसभा और लोकसभा में नहीं जाएगा, किसान का बेटा जिसको ये पता हो किसानी क्या है, मजदूर का बेटा जिसने मजदूरी की हो, तब तक उसका भला नहीं होने वाला। और मेरे को ये उम्मीद है, विश्वास है, लगता है कि आने वाले समय में विधानसभाओं में और लोकसभा में नेतृत्व किसान और मजदूर के बच्चे करेंगे और इन लोगों को देना पड़ेगा जी। तो अंतिम क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि जो आज के टाइम में पता है आपको 2 या 3 या यही मुद्दे चल रहे हैं, इससे देश पे के इसका जो असर है, किसान आंदोलन हो गया जो, और जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, जितने भी देश में, अभी आपको पता है बंगाल में भी छाए हुए हैं कुछ मुद्दे, अभी हाल ही में इलेक्शन है जिसका 3 मई को रिजल्ट आना है, तो उसका क्या असर रहेगा, पूरे देश पे क्या असर पड़ रहा है? पूरे देश पे किसान आंदोलन का मैंने पहले भी आपको बताया भाई, बढ़िया असर पड़ेगा। देश को है ना, इस किसान आंदोलन ने फिर से एक बार एकता के सूत्र में पिरोया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नहीं हो रही, जैसे कि पहले कोरोना आया था, उसके बाद में अब किसान आंदोलन हो गया है। नहीं, कोरोना तो एक इन्होंने है ना, वो कोई ये बीमारी पता नहीं मेरे को अभी तक तो है या नहीं है, इस पर सही है। ये तो पैसा तो लगा है ना जी, लूटने का तरीका बना लिया इन्होंने कोरोना के नाम पर। जब सत्ता कुछ नहीं करेगी तो रोटियों के लाले ही पड़ेंगे जनता को। और वो लाले इन्होंने लोगों को एकदम से है ना घरों में बंद कर दिया, ना कोई इनके पास व्यवस्था थी। और फिर है ना लोगों से अपील करी, सामाजिक संस्थाओं से, उन्होंने इस देश को संभाला। तो सरकार किस नाम की, सिर्फ टैक्स लेने के लिए रहेगी? आज भी जो सामाजिक और जो हमारी कई धार्मिक संस्थाएं, जैसे सिखों की SGPC है जी, वो जो सरकार को करना चाहिए वो काम वो कर रहे हैं। अभी दिल्ली के अंदर पिछले दिनों डायलिसिस सेंटर खुला जी, अब परसों एक और हॉस्पिटल खुला, उसके अंदर MRI वगैरह जो जितनी भी है वो 50 रुपये में होगी। हाँ, ओपन किया है वो। और इसी प्रकार इन्होंने लॉकडाउन के अंदर जनता को खाना और रोटी, कपड़ा इन्होंने मुहैया कराया। सरकार तो बिल्कुल लोगों को घरों में बंद करके और सिर्फ एक है ना जेब काटने के लिए, जनता का टैक्स वसूलने के लिए और डंडे मारने के लिए। आमजन को अंतिम संदेश क्या देना चाहोगे आप? आमजन से तो मेरा यही निवेदन है आपके इस चैनल के माध्यम से कि वो उठें, अपने मुद्दों को पहचानें, अपने नुमाइंदों को पहचानें, अपने आसपास के माहौल को देखें, वे किस तरह क्या हो रहा है, क्या जनता के लिए सरकार कुछ कर रही है। उसकी मूलभूत सुविधाएं, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पढ़ाई है, दवाई है, उसके लिए कोई व्यवस्था है सरकार की ओर से?
मेरे को लगता है इसमें किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, और ना ही जनता के जो सेवक और नुमाइंदे जो बने हुए हैं या जो कह रहे हैं उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि स्थानीय विधायक अपने अपने क्षेत्र में कोई स्कूल के लिए, कोई हॉस्पिटल के लिए, कोई दवाई के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, कोई बिजली के लिए, कोई पानी के लिए उन्होंने विधानसभा में कुछ बोला होगा या कुछ मुद्दे उठाए होंगे। उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो यही है, मैं कहूँगा जनता से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो और अपने मुद्दों के ऊपर मुखरता से, जब ये जनता के जो नुमाइंदे बने हुए हैं ये उनके बीच में आए तो इनसे सवाल जरूर करें कि आपने हमारे लिए क्या किया है। आपकी आय दिन प्रतिदिन बढ़ने के बाद में किस प्रकार से बढ़ जाती है और जनता की रोज़ डेली रूटीन में किस प्रकार से घट जाती है। सरकार का काम सिर्फ टैक्स वसूलना या लोगों के चालान काटना नहीं होता है। सरकार का काम है लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना होता है, और वो कम से कम रेट में, कम से कम रेट के अंदर, क्योंकि हम हर चीज़ पर टैक्स देते हैं। तो मेरा ये निवेदन है लोगों से कि वो अपने मुद्दों को पहचाने, अपने मुद्दों पर आवाज़ उठाए, बोले, इसके ऊपर लिखे और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करे, सवाल करे। ये है। तो थैंक यू कल्याण सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।